जी भाईजान 75 लेक्चर A3 NPO के MCQs डिस्कस करने हैं जी। सर आप आए जी पहले MCQs पे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर एन NPO। जी बता दें जी। जी भाई क्या जवाब है? चैरिटेबल। हाँ जी, बाकी सारी जो है ये तो प्रॉफिटेबल है ना जी। सही है। कहता है एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो इनकम से तो भाई तो जवाब डेफिसिट। जी ये साथ साथ ना भाई तरह नोट करते जाएं। तो जवाब क्या आएगा भाई? सॉरी सरप्लस आएगा। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ी होगी चीज। भाई देखिए ना ये साइन होता है ना ये जी, अच्छा जी एलिगेटर का साइन। हाँ जी पता नहीं क्या होता है वो। बड़ी भाई चीज पर मुंह बोल रहा है। डेफिसिट। ओके भाई। भाई हमारे उस टाइम पे टीचरों ने ऐसे ही समझाया था तो आज तक याद है बात जी। भाई इसका जवाब है डेफिसिट। कहता एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम ए मेंबर। बताएं भाई ये क्या है जी? शाबाश जी। अनअर्न्ड होती है ना जी। इसे कहते हैं जी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सर कहता स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन। ये कैश अकाउंटिंग नहीं होगी भाई, वो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। हाँ जी कहता व्हेन कैश इज रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप। कहता जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डबल एंट्रीज इज पास्ड। जी बताएं भाई। जी लाइफ मेंबरशिप का मतलब है 3 साल 4 साल के लिए आपने, जिस तरह हमने सवाल नहीं किया था एक नहीं रिन्यूअल होती है ना, रिन्यू करवाई जाती है 5 साल 3 साल 4 साल। अच्छा भाई तो स्टार्ट में जब आपने रिसीव किया एनपीओ ने तो एंट्री क्या की होगी? जी बोलें जी। डेफर्ड इनकम क्या कर दी होगी? अनलिमिटेड नहीं होती ना भाई ये। उसने क्या कहा कि जब तक क़यामत नहीं आती तब तक के लिए ले लें। नहीं ऐसे नहीं है भाई, ये रिन्यूअल होती है 3-4 साल के बाद। अच्छा भाई बात सुनिएगा, मैं डेफर्ड इनकम इसलिए लिख देता हूं ताकि ना वो गवर्नमेंट ग्रांट में ये बातें सीखी हैं तो उसके साथ चले लिंक हो जाती हैं। अच्छा भाई सुनो भाई, अगर फॉर एग्जांपल 3 साल की है तो जब 1 साल गुजरेगा तो डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम। जवाब बता दो देख के, एक्टिव रहना है आपने मेरे साथ जरा। अच्छा कहता जी XYZ क्लब हैज अ बार दैट मेंटेन्स कैंटीन। इधर कैंटीन दैट मेंटेन द सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट। वो क्या कर रहे हैं जी? कैफे। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट उनका सेपरेट मेंटेन हो रहा है। कहता फॉर इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अभी ना पढ़ो वैसे जवाब MCQs देखे बगैर, ऑप्शंस देखे बगैर बताओ। जो मेरे भाई आपका प्रॉफिट आता है वो किधर जाएगा? वो इनकम्स में जाके ऐड होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जी बताओ जवाब। बीटा कहता है जी प्रॉफिट और लॉस इज टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा ये है, दूसरे भी देख लेना। प्रॉफिट और लॉस इज डायरेक्टली शोन। नहीं ये तो गलत है। प्रॉफिट और लॉस इज क्रेडिटेड इन। नहीं ऐसे नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी है भाई अगर लॉस है तो एक्सपेंस में जाके ऐड होगा, सीधी सी बात है। और सही है ना, डेफिसिट आ गया तो किधर जाके ऐड होगा? एक्सपेंसेस में। आखिरी पढ़ें। कहता प्रॉफिट और लॉस इज एडेड टू एक्यूमुलेटेड फंड्स। नहीं भाई ऐसे नहीं होता, पहले आप इसको लेके जाएंगे किधर? इस प्रॉफिट को इनकम्स में। सही है, फिर जाके वो सारा एक्सपेंस उसमें से माइनस करें, कुछ और इनकम्स भी होंगी, फिर जो सरप्लस आएगा वो ओपनिंग फंड में जाके ऐड होगा। जी ये गलत। 7वां कहता जी an NPO has provided services to one of its member, however subscription has not been received yet. इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। इससे क्या कहते हैं? सब ओके भाई
और भाई ठीक है, नेक्स्ट कहता जी आप पहले रिक्वायरमेंट ना पढ़ लूं मैं, कहता कैलकुलेट, परे परे तू भी पढ़ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कहता डेट विल बी शोन इन किस में स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा जी समझ आ गई रिक्वायरमेंट की। कहता रिसीव ₹1 million एज द एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये रिसीट है। कहता आउट ऑफ दिस 2 लाख इज परटेनिंग टू प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। कहता जी वेयर एज 1 लाख इज रिसीवेबल एट एंड ऑफ द, ये तो खैर अकाउंट सीधा सीधा 9 लाख, लेकिन चलो चलो सब सबसे पहले बताएं कैश रिसीव हुआ या पे हुआ? कैश डेबिट, और इस अकाउंट में इसका मतलब है इनकम इसके ऑपोजिट साइड पे आएगी ना। मैं खैर 3 सिफर के बगैर कर रहा हूं। कहता है ये जो आपको ये जो पैसे मिले हैं ना 1 मिलियन, मैं खैर 1000 कह रहा हूं इसे, ये जो आपको मिले हैं, कहता इससे इसके अंदर ना कुछ ओपनिंग भी शामिल है जो इस दफा मिला आपको। कहता जी आउट ऑफ दिस, इसमें से आउट ऑफ दिस, कहता 2 लाख इज परटेनिंग टू प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। कहता यानी हमारा रिसीवेबल होगा ना, हमारा क्या होगा भाई, इधर आएगा इस साइड पे। ओके भाई, अच्छा जी कहता जी वेयर एज ₹1 लाख इज रिसीवेबल एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कहता ये रिसीवेबल है आपका एंड ऑफ द, जी बताएं कितना, तो अगर मैं बैलेंस करूं तो 1100 इधर आएगा और 1100 इधर आएगा, इधर 900 आ जाएगा बैलेंस जी। ओए होए जी कितना आएगा भाई? ओके भाई ये जवाब आ गया जी। जी बच्चों साथ साथ नोट करो, साथ साथ नोट करो, बाद में आपको कंफ्यूजन आएगी तो कौन किससे पूछोगे फिर? नहीं वो तो ठीक है, मैं तो इंशाल्लाह बताऊंगा ही, लेकिन फिर कंफ्यूज हो गए ना, नोट किया करो साथ साथ बातें। फिर आप में से आधे बच्चे ये अज्यूम कर रहे होंगे कि ये सर इधर क्या कहते हैं लाइबिलिटी वाली साइड पे 200 क्यों नहीं लिखा। चले जी चले, कर लिया नोट जी मेरे भाई। ये क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा जी, अच्छा सर आ गया भाई, नोट कर लिया सबने? कहता जी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज क्या 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 क्या, कैश इसका जी 9 लाख ठीक है। कहता कैश अवेलेबल, और भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये थोड़ी पता चलता है। क्लोजिंग कैपिटल ये कहां से पता चलेगा? कहता कैश अवेलेबल, और ये थोड़ी है। सरप्लस और डेफिसिट फॉर द, अच्छा ये सवाल भी आ सकता है फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड या फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, वो गलत होगा, तो लफ्जों पे ध्यान करना है आपने। ओके भाई जी। क्वेश्चन 10 कहता ऑन व्हाट बेसिस रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हाँ भी नमाना, कैश बेसिस, शाबाश। तो अक्रूवल बेसिस पे क्या बनता है? कहता स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बात सुने, नोट लिख लें एक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बल्कि आप लिखें नोट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ अपने साल से रेलिवेंट बातें आती हैं, सिर्फ अपने साल से रेलिवेंट बातें आती हैं। भाई बात समझ रहे हो? जबकि रसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना कैश पे या रिसीव कर दिया, जितना कैश रिसीव या पे कर दिया, सारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है,
और ठीक है बच्चों, कैश एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जब आपने कैश या जितनी कैश की पेमेंट कर दी ना, बस वो पेमेंट साइड पे लिख देना है आपने। जितनी क्या उसका नाम है आपने रिसीट कर ली, वो कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिख देना है। अब इसमें ये नहीं देखते ये 6 सालों का मिला, 3 सालों का मिला, 2 सालों का मिला, ये नहीं देखते। हाँ, जब आप इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो तब आप देखते हैं हम सिर्फ अपने साल से रेलेवेंट इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बाकी जो वक्त से पहले ले ली वो हमारी लायबिलिटी होगी, अनअर्न्ड इनकम, और जो अभी नहीं मिली वो हमारा क्या होगा, रिसीवेबल होगा। बात समझे? आप लोगों के जहन में सवाल आ सकता है ना, सर अगर 3 साल की इनकम इकट्ठी रिसीव कर ली तो भाई हमारे वाले साल की तो इनकम बन जाएगी, जो वक्त से पहले रिसीव कर ली वो क्या है, वो क्या है भाई, डेफर्ड इनकम, लायबिलिटी है। बात समझे? तो याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है इसके अंदर हमेशा रेवेन्यू आइटम्स आती हैं। क्या आती हैं? इसी तरह बात सुने, अगर आपने एक एसेट परचेज किया, आपने एंट्री की 5 लाख से नॉन करंट एसेट परचेज किया, आपने कहा जी कैश डेबिट प्लांट क्रेडिट, एग्री कर गए आप लोग? कैश के अंदर रिकॉर्ड करते, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री कर ली आपने। भाईजान कैश के अंदर रिकॉर्डिंग करते हुए तो आपने नहीं देखा ना, आपने जितने का कैश पे किया बस बात खत्म। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे या प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो भाई आप उसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। आप 5 लाख को फॉर एग्जांपल 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 5 सालों से। अब इस एक्सपेंस को आपने 5 सालों की बेसिस पे क्या करना है, बिखेरना है। बात समझे भाई? क्यों इस तरह करना, आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना जी? लिहाजा हमेशा याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो, इसमें हमेशा रेवेन्यू आइटम्स आती हैं। क्या आती हैं? और बात समझे हो भाई? अच्छा जी, तो जवाब बताइएगा। अच्छा जी, अब देखें ये बहुत ध्यान से आंखें खोल के करने वाला सवाल है। ये कहता है जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश। जब भी इस तरह का सवाल आएगा मैं क्या करूंगा, मैंने अभी डेटा नहीं पढ़ा, क्योंकि इधर से देख के मुझे अंदाजा हो गया कि ओपनिंग क्लोजिंग में कुछ आना है। कैश अपने अकाउंट में डेबिट रसीद के केस में, और इस अकाउंट में इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगी। बात समझे आप? कहता है क्लब है 500 मेंबर्स, क्लब के मेंबर्स कितने हैं, एनुअल मेंबरशिप फी कितनी है, 1000 रुपया। कहता है देयर फॉर मेंबरशिप फी फॉर द ईयर शुड बी रुपीज कितना, 5 लाख। मेंबरशिप फी कितनी है भाई, 5 लाख। इनकम कितनी है बताओ, 5 लाख की इनकम है। कितनी इनकम है भाई, खुद बता दिया ना, इनकम उसने खुद बता दी। कैश आपने बैलेंसिंग निकालना है। अच्छा इधर आ भाई, मेरे बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये डाटा किसका है, 2012 का, और ये डाटा किसका है, 2013 का। ये 2012 का डेटा है, किसका है, 2012, और ये किसका है, 2013। भाई बताएं जरा, गौर से सुननी है बात, गौर से। कहता सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कहता ये एडवांस है, ये 2012 का डेटा भाई, ये एडवांस है, एडवांस। ये इसको कह ले आप ओपनिंग, इसको क्या कहो ओपनिंग, इससे क्या बोलो, आप पढ़े भाई, एडवांस है, ये एडवांस है भाई। एडवांस का ओपनिंग कितना, एडवांस का क्लोजिंग कितना, बहुत ध्यान से लिखते हैं ऐसी बातों को। ये वाला सवाल इसको उल्टा भी किया जा सकता है। कैसे भाई, इधर ओपनिंग क्लोजिंग लिखी हो, इधर साल लिख दिए जाए। सही है, बात समझे हो? तो बड़े ध्यान से देखते हैं इस तरह के सवाल को। ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हुए गलती करेंगे आप लोग जी। ये है ओपनिंग, क्या है, अच्छा जी पहले मुझे बताइए एडवांस है, एडवांस का ओपनिंग कितना है, एडवांस का मतलब लायबिलिटी जी, बताइएगा, बहुत ध्यान से बताना है जी, ठीक है। एडवांस का क्लोजिंग देखो 2013 क्लोजिंग होगा ना जी, बताएं कितना, 6000 जी सर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब होता है
रिसीवेबल क्या, और इसका मतलब होता है अनअर्न्ड लायबिलिटी, यानी रिसीवेबल का ओपनिंग बताएं, रिसीवेबल का ओपनिंग जी, और क्लोजिंग। रिसीवेबल इस साइड पे आता है एसेट, और भाई क्लोजिंग बैलेंसिंग बता दीजिएगा। पहले इस अकाउंट का टोटल बताएं, 5,24,000, यही इधर आ जाएगा जी मेरे भाई। बैलेंस कितना आया, ओके वो ठीक है भाई। यार देखें इस इन सवालों में एक मसला होता है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखने में अक्सर गलती होती है, तो बहुत ध्यान से जिधर जिधर आपको तारीखें दी होंगी आपने उधर ओपनिंग क्लोजिंग खुद लिख देना है। बात समझ आई भाई? नोट करना किसी ने तो जल्दी से करो, नोट जिसने करना जल्दी से साथ साथ नोट करो, आप भी कर लो ना। चलें भी चलें, हिम्मत करें, हिम्मत जल्दी, शाबाश। चलें जी आगे। अच्छा जी, आए मेरे भाई इधर। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, क्या फाइंड करनी है जी? सब्सक्रिप्शन इनकम। कहता एट 31 मार्च 2012 एक क्रिकेट क्लब हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। जी एरियर्स का मतलब क्या है? रिसीवेबल। याद कर ले इस लफ्ज को यार। अमाउंटिंग टू रुपीज कितना? 48,000। कहता एंड हैड रिसीव्ड रुपीज 12,000 इन एडवांस। ये क्या है? लायबिलिटी। अच्छा अभी तारीखों का नहीं पता कि ओपनिंग क्या क्लोजिंग है। कहता ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2013 ओ ताड़ी खैर, इसका मतलब ये है भाईजान, ये क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग यानी हमारा, और ये क्या है भाई? बात समझे हैं? वो किसी को कोई मसला? अच्छा इसका मतलब है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा यार? मेरे मासूम दोस्तों, अगर मैं ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना चाहूं तो मुझे बताएं इसका रिसीवेबल कितना? जल्दी जल्दी जल्दी। और मेरे भाई ओपनिंग में लायबिलिटी कितनी? 12,000 जी। कहता जी 2000 ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2013। कहता साल के शुरू से लेके साल के इख्तिताम तक, ये इधर से पता चल रहा है। कहता क्लब ने रिसीव किया 6,24,000 624,000 रुपीज इंक्लूडिंग 26 मेंबरशिप फॉर द ईयर 31 मार्च 2014 एट रुपीज 1200 पर एनम इन एडवांस। इसका मतलब है इसमें से लायबिलिटी भी बनेगी क्लोजिंग। लेकिन मेरी एक बात सुने, कैश लिखते हुए आपने सोचना है कि ये किन बंदों से पैसे एडवांस में लिए, किन के अभी रहते हैं। कैश लिखते हुए नहीं सोचते, कैश तो बस लिख दें आप। कैश अपने अकाउंट में डेबिट, इस अकाउंट में बताओ। इसके ऑपोजिट साइड पे इनकम आ जाएगी। ओए बोलो भाई, ओए बोलो तो सही। जी मेरा गला बैठ गया है, आपका तो नहीं बैठा भाई। अच्छा कहता भाईजान इसमें से 26 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी पेमेंट आपने एडवांस में रिसीव कर ली है। मुझे कैसे पता चलेगा वो अमाउंट कितनी है? इधर देखो, इधर देखो, लायबिलिटी का क्लोजिंग इधर, इधर देखें भाई 26 मेंबर्स। अगर मुझे पता चल जाए कि एक मेंबर की कितनी है? 1200 कितना नमाना? समझ आ रही है? अच्छा भाई ये सबको समझ आई है वाली बात? ये सबको समझ आ रही है? अच्छा जी कहता एड 31 मार्च 2013 16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन रुपीज 1200 ईच। इधर ओड का मतलब मेंबर्स ओड कर रहे हैं, मेंबर्स ओड, इसका मतलब मेंबर्स ने पैसे देने हैं। रिसीवेबल है, क्या है? ओड का मतलब होता है उधार। किसकी तरफ उधार है? मेंबर्स ओड। मेंबर्स का मतलब मेंबर्स की तरफ उधार है। मेंबर्स की लायबिलिटी और क्लब का एसेट रिसीवेबल। भाई ये बात समझ आई है? अच्छा भाई बताएं जी कितने मेंबर्स? 16 मेंबर्स। कितने सर?
तो एक मेंबर की कितनी है भाई, इधर आ जाएगा क्लोजिंग, इधर आएगा जी 16 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय ₹1200। 19,266 जी जी भाई जी बोले भाई इनकम बैलेंस बता दें कितना। भाई एक बच्चा ना जरा कैलकुलेशन पूरी पूरी करे मेरे साथ, शर्म कर शर्म। 570 पीछे से देख के बता रहा हूं, 576,000 जी। भाई ये बात समझ आई है आपको? अच्छा जी अच्छा मेरे भाइयों ये सवाल बिल्कुल सेम है, ये सवाल क्या है, सेम है, बस ये नीचे आके ना ये वाली लाइन पढ़ लीजिएगा। कहता हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर्स, हाफ ऑफ द मेंबर्स, कहता आधे मेंबर्स आधे मेंबर्स आधे मेंबर्स, हु वर इन एरियर्स का मतलब जिनसे पैसे रिसीवेबल थे, एट एंड ऑफ द प्रीवियस पीरियड। भाईजान प्रीवियस पीरियड का मतलब क्या है, 2012। ये सारा सवाल सेम है। प्रीवियस पीरियड का मतलब क्या है, 2012। कितने पैसे रिसीवेबल थे भाई, 48,000। कितने थे, 48,000। कहता जी स्टिल हैड नॉट पेड बाय 31 मार्च 2013। कहता इट वॉज डिसाइडेड, क्या फैसला किया, टू राइट दीज अमाउंट्स ऑफ। एंट्री क्या बनेगी, बात सुने, अभी भी शहरी एक एंट्री आई थी जो पिछले सवाल में थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। जिस तरह जब हम सेल करते हैं गुड्स की तो डेटर को क्रेडिट करते हैं, इधर क्या कर देंगे, इधर क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 24,000 से। वो बोलो तो सही। अच्छा जी भाई सारा सवाल सेम, क्या है भाई, सारा सवाल सेम है, क्या है, अच्छा जी सेम नहीं सेम। अच्छा जी जी हम इस तरह करते हैं जी, अकाउंट आप अगर आपने दोबारा बनाना है तो बना लें। वो पेन की बैटरी लो है ना उसकी, उधर से हो नहीं रहा कॉपी। अच्छा जी जी मेरे भाई मुझे बताएं जरा, इस अकाउंट में आके क्या कर दूंगा, इस अकाउंट में क्या करूंगा, इस 24,000 को क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। क्या किधर लिख दूंगा, क्रेडिट साइड पे। जी जी मेरे भाई जब इसको मैंने लिखा जी, इधर आए मेरे भाई थोड़ा सा जी, इधर आए और इधर लिख दें रिटर्न ऑफ। क्या लिखें, आप बताएं इनकम कितनी है, 24,000। भाई आप बैलेंस करें जरा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश भाई। इस साइड को बैलेंस करें दोबारा, ये नई चीज आई है सवाल में, ये वाली रिटर्न ऑफ को हमेशा इस साइड पे लिखते हैं। कितना, 6,000,000। अच्छा जी इधर भी 6,792,000। जी बताएं इनकम कितनी आ गई, 55 कितना, भाई 24,000 से इनकम कम हो जानी है, सिंपल सी बात है। अच्छा 100 बढ़ जानी सर, अच्छा जी और कम होनी है। अच्छा इधर बताओ कितना आता है, जवाब क्या आया जवाब बताओ भाई, ये सही करवाया आपने। अच्छा जी तो ये हमारा क्या आ गया, इनकम बढ़ जानी है ना, ये साइड देखे ना, इस साइड पे वजन ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। फिर शहरी हंस बाद में नहीं, पहले सवाल देख ले। अच्छा मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखा देखा सा लग रहा है। सी व्यू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 Feb 2015। ये पास्ट पेपर का सवाल है, उसके एमसीक्यूज बनाया हुआ है। वो याद है ना जब ऑपरेशन स्टार्ट ही हमारे वाले साल के शुरू में नहीं हुए थे। कहता टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2015 कितनी है भैया, इतनी। जी जी हैं कहता एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 24,000 रुपया। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है, 24,000। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जी मेरे भाई इसका मतलब है लायबिलिटी, इसका मतलब, अच्छा जी बिल्कुल सही बात हो गई। सवाल क्या है,
कहता व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी उसका मतलब ये है कि हमारे वाले साल में कितनी इनकम आनी है। बात समझे हैं? अच्छा इधर देखें, सारा वही सवाल है, हमने पहले किया, अब दोबारा फिर प्रैक्टिस करवाता हूं। अच्छा सबसे पहले अपना काउंटिंग पीरियड डिफाइन कर लें। 31 दिसंबर 2015 जी, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 15 से शुरू हुआ होगा, हालांकि आपने बिजनेस कमेंस कब किया जी, सॉरी क्लब कब स्टार्ट हुआ, 1 फेब 2015 से। अच्छा जी आप तवज्जो से बात सुननी है, मैंने आपको एक तरीका इसका सिखाया हुआ है, मैंने कहा इस तरह टाइम लाइनों में खेलते रहेंगे ना तो समझ नहीं आएगी। इधर देखें, इधर लिखें मार्च, क्या लिखें, देखो ना कुछ मेंबर्स मार्च में ज्वाइन करने हैं, कुछ जून में, कुछ सितंबर में, कुछ दिसंबर में। मार्च, फिर लिखो जून, फिर क्या लिखो सितंबर, फिर क्या लिखो भाई जी। मार्च में कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया, 112 ने जी मेरे भाई। इधर देखें इनको कितनी, इन्होंने तकरीबन इधर आके ज्वाइन किया, इधर कितना ग्रीन करना है बताएं जरा, कितना ग्रीन, नहीं भाई 10 मंथ्स, कितने मेरे भाई अच्छा जी आगे आए भाई, जून वालों को कितना ग्रीन करना है, 7 महीने जी। लिखें इधर बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन आसान हो जाएगा जी। सितंबर में जिन्होंने ज्वाइन किया उनको कितनी सर्विसेज दे दी होंगी हमने जी, इन्होंने तकरीबन इधर आके किया होगा ना 4 महीने, कितना ग्रीन, क्या लिखूं इधर जी, ओ ताड़ी खैर, चलो इसके साथ लिंक कर लेना ना अब। अच्छा दिसंबर वालों ने जी 1 मंथ, क्या भाई बात समझ आ रही है आपको? ये मैंने क्यों लैदा कर दिए महीने, ताकि जितनी सर्विसेज दी हैं उतनी इनकम हम रिकॉर्ड कर सकें। अब देखें क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय जी मेरे भाई 112 जी, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये है ना एनुअल सब्सक्रिप्शन है जी 24,000, कितनी है एक महीने की 2,000 होगी, सिंपल सी बात है ना, एक महीने की कितनी होगी 2,000 होगी। अच्छा जी मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2,000 कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय बोले कितने, नहीं वो 10 तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, और सॉरी मेंबर से मल्टीप्लाई करवाएं 112। अच्छा इधर आए, एक महीने की आ गई 2,000, तो मल्टीप्लाई कर दें, मेंबर्स 98 हैं जी मेरे भाई, एक महीने की आ गई 2,000, और भाई कितने महीने, 4 पहले निकाल लिए, पीछे मेंबर हैं 104। अच्छा जी अब आप इधर आए, एक महीने की है जी 2,000, मेंबर्स कितने हैं बोलें जी, मेरा ख्याल है आसान हो गया है, बताएं इधर भाई 22-40 चले वो कर लेते हैं बाद में। इधर कितना आएगा 13, इधर कितना आएगा भाई मेरे, कितना जी एंड पे, अच्छा जी कितना आ गया ये 4 6, अच्छा जी आ गया जी। अच्छा जी जी इधर तक आ गया भाई जवाब। उसका सवाल क्या था, इनकम पूछ रहा था, ये इनकम बता दी। आप देखें जरा अगला सवाल है, कहता व्हाट अमाउंट ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन शुड बी इंक्लूडेड इन नॉन करंट लायबिलिटीज। अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने, बताएं नहीं हमारा तरीका क्या इसको सॉल्व करने का, तरीका बताएं भाई, तरीका किस तरह सॉल्व करते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के सवालों को जी। अभी भी सॉल्व करके दिखाया था ट्री बना के, बाइफर्केशन और मरो बाइफर्केशन, टोटल लायबिलिटी, टोटल अमाउंट रिसीव कितनी थी 29, उसमें से ये माइनस करो, कितना आ गया आपके पास भाई टोटल रिसीट जो आपकी थी, आपने स्टार्ट में एंट्री का क्यों नहीं है, क्या टोटल रिसीट में से ये हमेशा यही फॉर्मेट बनाते हैं हम, माइनस करो, आपके पास लायबिलिटी आ गई एंड पे, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, बताओ 25,322 भाई बात समझे हैं।
बात समझ गए? अच्छा जी, अब इसको क्या करो, ये आ गई आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी किस दिन की? 31 दिसंबर 2015 की। भाई एग्री करके अब इसको बाइफरकेट करना है करंट और नॉन करंट में। भाई एक ही फॉर्मेट रखा हुआ अल्लाह के बंदो, स्टार्ट में टोटल अमाउंट लिखो, उसमें से हमारे वाले साल की माइनस कर दो इनकम, आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास क्लोजिंग पे लायबिलिटी आएगी। अब क्लोजिंग पे जो लायबिलिटी आती है, कुछ ने जाना करंट में, कुछ ने जाना नॉन करंट में। अच्छा अब सुनिएगा जरा, इसका तरीका क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी इधर लिखें और करंट लायबिलिटी इधर, हम इसको निकाल लेंगे, ये बैलेंसिंग आ जाएगी नॉन करंट वाली। जी इधर आए जरा, अब अक्ल का मुजाहरा करना है जी। अगले साल में, अगले एक साल में हम मेंबर्स को 12 महीने की सर्विसेज देंगे। अच्छा इधर देखें जी, देखें नहीं, देखें कैसे आती है ये। भाई टोटल मेंबर्स कितने हैं जी, टोटल मेंबर्स की उनको सर्विस देनी है ना, टोटल को 112 प्लस 98 प्लस 101 प्लस 105। भाई अगले साल में तो ये मसला नहीं होगा ना जी। कितने हैं? 416 मेंबर्स। भाईजान एक साल की, एक महीने की है 2000। अगर मैं सेम बेसिस पुरानी इस्तेमाल कर लूँ, नहीं तो 24,000 से मल्टीप्लाई सीधा सीधा भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, बताइएगा कितना आता है? 99। तो बैलेंसिंग बताओ कितना है? 15,338। ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। ये आपका जवाब आ गया भाई। ये क्या आ गया? और सही है ना? ओके भाई देखो, हर सवाल को एक ही फॉर्मेट पे सॉल्व करते हैं, ना कि जैसे सवाल नया आता है नया फॉर्मेट नहीं बनाते। फॉर्मेट पक्के करो, फॉर्मेट पक्के करो। जब आप गवर्नमेंट ग्रांट के सवाल करेंगे उसमें भी यही फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। जब आप IAS 23 करेंगे उसके अंदर क्या उसका नाम है, आपने करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन करनी है, सेम फॉर्मेट इस्तेमाल करो, आपके हाथ पे पक्का हो जाए ये वाला फॉर्मेट। टोटल अमाउंट को ऊपर रखो, हमारे वाले साल में जितनी इनकम दे दी, जितनी इनकम कमा ली, भाई वो माइनस करो तो डेफर्ड इनकम का बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग पे। अब उसको करंट और नॉन करंट में क्या कर दो, बाइफरकेट। अगले एक साल की निकाल लो, नॉन करंट ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसकी जिसने पिक लेनी है पिक ले ले भाई। 29,952 आएगा सर। जी जी टोटल रिसीव्ड जो है इसमें 29,952 आएगा। अच्छा तो गलत हो गया, अच्छा ऊपर गलत है, ठीक ठीक। चलें भाई चलें, ठीक है जी भाई, नोट कर लें, जिसने पिक लेनी पिक ले लें, जल्दी किया करें, शाबाश। और चैनल ठीक है? अच्छा जी, चलो भाई चलो भाई, जवाब बता दो जी, आज जवाब बता दो भाई। ये है, ये तो है, ये वाला जो जवाब है ना, ये तो करंट का है। किसका है? करंट का। हम तो नॉन करंट उसने पूछा हमसे। अच्छा जी भाई, कर लिया नोट? कहता था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPO, बताएं जी भाई। वेलफेयर होता है ना इनका, वेलफेयर होता है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और सर्विसेज टू इट्स मेंबर। हाँ जी, सीटा चार्ली। कहता है रिसीट एंड पेमेंट इन अकाउंट इंक्लूड। भाईजान रसीट एंड पेमेंट में मैंने बताया नहीं देखते, रेवेन्यू है कैपिटल है, जो आता रिकॉर्ड करते जाओ, जो आता रिकॉर्ड करते जाओ। कैश की आनियां जानियां सारा कुछ रिकॉर्ड करो, चाहे रेवेन्यू है, चाहे बड़े बड़े एक्सपेंस हैं, चाहे कैपिटल एक्सपेंस हैं, सारे रिकॉर्ड करो जी। तो जवाब बताएं। बहुत कैपिटल एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, अच्छा एक बात चले मैं आपको बता दूं, ये न्यू होगा आपके लिए। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO है ना भाई, ये ICAP ने इशू किया। किसने इशू किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा सही है सर ये। अच्छा जी, मुफ्ती चुप भी हो जाया कर, तू उसके पास बैठा हुआ है, तुझे शर्म आती है? अच्छा जी, कहता अकॉर्डिंग टू ASNOP, ये कहां से क्या ला गया लफ्ज, सर आउट ऑफ सिलेबस आया, आपने पढ़ाया ही नहीं था, सवाल गलत हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, as soon as possible, ASNPO, as soon not property plant equipment operating segment,
भाई ASNOP का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर कैपिटल मेंटेन अच्छा जी, कहता जी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। क्या आपने भाई एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई है, बनाई है, मुझे बताओ किस बेसिस पे बनती है जी मेरे भाई, किस तरह बनाई है बताओ ना। और इन्फ्लेशन की, अरे गोंगलुओ, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की है हमने इसके अंदर, तो जवाब बताओ, जवाब बताओ। अच्छा जी, अब लगेगा ना पता जरा आपको जब आप क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देंगे। कहता एनपीओ हैज अ फंड डेट इज सब्जेक्ट टू, अभी बोंगिया नहीं मारनी, सवाल सुन लो पहले। कहता डेट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इंपोज कंडीशन, स्टिपुलेशन का मतलब है शर्तें। कहता स्पेसिफाइंग द रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन परमानेंटली एंडोमेंट फंड। भाई मेरे मासूम दोस्तों, ये कल आपको समझाया था, एंडोमेंट फंड की 4-5 बातें लिखवाई। जो प्रिंसिपल अमाउंट जब पहली दफा इन्वेस्ट की है ना, उससे परमानेंटली आपने अपने पास रखना है, फिर वो बढ़ेगी फूलेगी, सही है। अच्छा, इन्वेस्ट करना है उसे, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कहता ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट एसेट्स में चेंज फ्रॉम, हाँ ये हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये है एंडोमेंट फंड। क्या है भाई? भाईजान ये एक्सटर्नली इंपोज के लफ्ज से धोखा नहीं खाना जी। कहता अच्छा भाई एक बात आपको लिखवानी है जी, लिखें नोट लिखें, पहले नोट लिखें फिर पढ़वाता हूं आपको। कंट्रीब्यूशन जो होती है, जो कंट्रीब्यूशन, अच्छा पहले सुन ले, पहले सुने पहले तरह जहन सादी कर दूं आपकी। भाई जो कंट्रीब्यूशन होती है, ये अब बाहर का भी बंदा देके जाएगा जी सर, बड़ी सिंपल सी बात है ना, डोनर। अगर मेरे भाई इसको उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन होगी या इंटरनल? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। अच्छा, स्टैंडर्ड के अंदर ना कोई लफ्ज लिखे हैं दो, एक है एक्सप्लिसिट, एक का मतलब है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है खुल के इजहार कर देना, सही है। इम्प्लिसिट का मतलब है कि इशारे में बात करना, इम्प्लाइड। आप लोग लॉ वाले बंदे हैं, हमसे ज्यादा आपको बातों का पता है जी। ये आपने पढ़ा होगा, लॉ के अंदर एक पूरा चैप्टर है। अच्छा मेरे भाई सुने नहीं सुने, बात सुने। अच्छा सर देखें, बात सुने। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये डोनर देगा, बाहर का बंदा एक आया, सही है भाई, उसने कंट्रीब्यूट कर दिया एनपीओ में। सर इस पे जो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन लगेगी वो बताएं, एक्सटर्नल होगी या इंटरनल? एक्सटर्नल। तो लिख लें, कंट्रीब्यूशन, इनिशियली कंट्रीब्यूशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। क्या होती है भाई? चाहे एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो, चाहे कन अखियों हो, चाहे वो बातों बातों में बात कर जाए, सही है, उसने इशारों में भी बात कर दी, या चाहे उसने चले या चाहे उसने खुल के बात का इजहार कर दिया कि भाई इस फंड को इधर लगा दें। जी मैं समझाता हूं तुम्हें अल्फाज, देखना समझ कैसे आते। हो जा। अच्छा भाई अगली बात सुनिएगा। हाँ ऐसा हो सकता है, बात सुने भाई, बात सुने। एक बंदा कंट्रीब्यूशन दे गया, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, लेकिन एनपीओ के जो ट्रस्टीज होते हैं, मैंने कल आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी भाई, कंपनी के केस में जो डिसीजन मेकर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एनपीओ के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, सही है सर। अच्छा जी, कुछ मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं यार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मतलब अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं ना, तो जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट होता है उनको ऊपर बिठा दिया जाता है, बस सादा बात। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यार ये वाली जो कंट्रीब्यूशन है ना, इसको हम ना इस फंड के लिए मेंटेन कर लेते हैं, सही है, इस कंट्रीब्यूशन से ना एक फंड बना लेते हैं। हाँ शुरू में इब्तदाई तौर पे जो रेस्ट्रिक्शन लगेगी वो हमेशा एक्सटर्नल होगी। हाँ बाद में ऐसे हो सकता है
कि वो उस रेस्ट्रिक्शन को इंटरनली क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकती। ना 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 ना, अगर तुमने कोई 5-6 रुपये दे दिए हैं किसी एनपीओ के और तुमने क्या रोजाना उनसे पूछने जाते हो मैंने 6 रुपये दिए, तुम आपने किधर लगाए हैं, सर इससे बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही, सही है। अब वो देखिए बेशक तुम्हारे 5-6 रुपये हैं, सही है ना, हाँ सवाब का काम है, तुम रोजाना जा रहे हो ना यार कितों डोनेशन ले ली भाई साढ़े को 10 ले दे जान छड़। जी जी अच्छा भाई, उस जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना, वो आपके रिस्ट्रिक्शन को वे नहीं कर सकते बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को कह दें बस ठीक है भाई कहीं और इस्तेमाल करते हैं। हाँ ऐसे हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, उन्होंने बाद में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी इंटरनल, तो याद रखिएगा ये बात। अच्छा इससे रेलिवेंट ना, मैं अच्छा पहले बताएं इसका जवाब क्या होगा। Which of the following statement is incorrect with respect to restriction on contribution revenue of an NPO? बताएं जी। रेस्ट्रिक्शन में भी एक्सटर्नली इम्पोज्ड या रेस्ट्रिक्शन में भी इंटरनली, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट तो हो सकती है ना, लेकिन बताएं ये एक्सटर्नल जवाब है या इंटरनल? इंटरनल जब ट्रस्टी हो। हाँ जी, शाबाश शाबाश, वेल डन यार, गुड यार, सकलैन शाह गया है। अच्छा मेरे ध्यान में नहीं था ये, शाबाश शाबाश। इनकरेक्ट भाई, उसने इनकरेक्ट पूछा। ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, खुल के बातें भी की जा सकती हैं, और बातों बातों में मतलब इशारों से भी कहा जा सकता, और भाई रेस्ट्रिक्शन में भी एक्सटर्नली इंपोज होती है। ये जवाब है इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। अच्छा अब ना मैं आपको जरा थ्योरी पढ़ाना चाह रहा हूं। बहुत आसान है थ्योरी भाई। अच्छा इस चैप्टर की मैंने आपको सारी थ्योरी पढ़ने को कहा भी नहीं है, ठीक है, मैंने कहा भी नहीं है कि सारी थ्योरी पढ़नी है आपने। वो सूल लिख लिया, इधर से भी मरे पढ़ जरा, थोड़ा सा अंदाजा हो तुम्हें, सूल लिख लिया है। इधर देखें भाई, कहता रिस्ट्रिक्शन चाहे एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो, 851 उताड़ी खैर क्या हुआ सर? कहता जी मे ओनली बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड, मे ओनली बी, पेज नंबर 851 भाई। हाउएवर 851 ओल्ड किताब का 3-4 सफ़े आगे पीछे होंगे ना, 835 कह रहे हैं जी। कहता हाउएवर सब्सिक्वेंटली इंटरनल रेस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड इन द फॉर्मल मैनर बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ बाय डायरेक्टर्स या फिर ट्रस्टी। बाद में हो सकता है, लेकिन जारी सी बात है अगर कोई डोनर ने स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो हमेशा अगर रिस्ट्रिक्शन लगी है तो वो किसकी तरफ से होगी, बाहर के बंदे से, एक्सटर्नल होगी वो। अच्छा जी यार ये जरा पढ़िएगा कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, मेरा ख्याल है लॉ में भी पढ़ा होगा जी, अदला बदला जी, सॉरी एक चीज सिस्टम को सर कसम ये कहते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरे भाई चले कोई मसला नहीं। अच्छा बस इतना समझ लें भाई, बात सुने भाई, ओ भाई चुप हो जाना, चुप हो जाओ, चले इसको बाद में समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 भाई, ये बात समझ आई जो भी समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 23, एनपीओ रिसीव्ड एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 मिलियन। कहता हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड। भाई मेरी बात सुने, कहता आपने एंडोमेंट फंड बनाया हुआ है, कहता जी एंडोमेंट फंड बन गया, कहता 2 मिलियन की कंट्रीब्यूशन आई, 2 मिलियन से कैश या बैंक डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होगा या एंडोमेंट फंड क्रेडिट होगा? बात समझे आप भाई, देखे ना यही तो हमने सवाल भी किए, कंट्रीब्यूशन में अगर अमाउंट रिकॉर्ड होगी तो इसको माइनस कर देना है, समझिए बात आप, ये एंडोमेंट फंड में जाएगा। जवाब बता दो देख के। ये चार्ली है जी, कहता रिकॉग्नाइज अ डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेटमेंट इन चेंजेस इन नेट एसेट। ये क्या होते हैं नेट एसेट? वो जो हमने बनाए हैं। कहता इन एंडोमेंट फंड ऑफ द अच्छा जी, अच्छा इधर देखें, इस वाले सवाल में देखें, इसमें भी वही स्टेटमेंट है लेकिन जनरल फंड लिखा हुआ है, ये गलत है भाई। अच्छा अगला सवाल कहता जी क्वेश्चन नंबर 24,
अब ध्यान से बातें जवाब देना है, इससे जरा गवर्नमेंट ग्रांट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है बातें। यार बात सुने, मैं पहले गवर्नमेंट ग्रांट थोड़ी सी आपको करवा लूं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ठीक है सर, आप उसकी एंट्री करते कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। अगर मेरे भाई आपने कोई, ये आप तब करते हैं जबकि कंडीशंस अटैच हो। अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी है तो मेरे भाई इससे आप क्या, और इसके जो आपने सर्विसेज ऑलरेडी पहले ही रेंडर कर दी, कोई एक्सपेंस करना था वो आपने ऑलरेडी पास में कर दिया, और गवर्नमेंट ने आज हमें ग्रांट दी है, फौरी तौर पे क्या करेंगे, आप कहेंगे कैश डेबिट और भाई गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है सर, अब इसको जरा लिंक करें सवाल को पढ़े। कहता है एनपीओ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट। इनको क्या मिला, इनको पैसे मिल गए, उन्होंने कहा यार लोन पे कर देना, इस तरह की चीजें। द रिलेटेड डेट वॉज इनकर्ड फॉर द पेमेंट। कहता है रिलेटेड डेट वॉज इनकर्ड, हो चुका था, अब आके आपको मिला ना, आपने लोन पे कर दिया हुआ। कहता ऑफ एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस हुए थे। कहता एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स है, ये सवाल हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। कहता जी कोई एक्सपेंस है, कहता जी द रिलेटेड डेट वाज इनकर्ड, हो चुका, फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स, अगले 3 सालों की बात कर रहे हैं। कहता ये एक्सपेंस कब होने। कहता हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड। जी बताएं जी जवाब बताएं देख के। कहता रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डेफ, अब मेरी बात तवज्जो सुननी, मैंने आप कह रहा हूं गवर्नमेंट ग्रांट को जहन में लेके आए, जैसे जैसे एक्सपेंस करते जाएंगे वैसे वैसे इसको इनकम में लेते जाएंगे। कहता डेफर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन रेलेवेंट पीरियड अप्लाइंग द। ठीक है सर, इन बातों को गवर्नमेंट ग्रांट के साथ लिंक करना है। जी ये जवाब आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 25 जहन में रखें मेरे भाई, कौन सा मेथड, और सॉरी मेथड नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट। एनपीओ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, ये तो छोड़े। द रिलेटेड डेट वाज टेकन। कहता आपने रिलेटेड डेट जो था वो लिया, टू फंड परचेज ऑफ स्कूल्स फर्नीचर, स्कूल के फर्नीचर के लिए। कहता हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफर्ड मेथड। जी मेरे भाई, कहता एनपीओ ने रिसीव किया रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। कहता रिलेटेड डेट वाज टेकन टू फंड परचेज ऑफ स्कूल्स फर्नीचर। जी मेरे भाई ये नॉन करंट एसेट है, क्या है, नॉन करंट एसेट है। कहता हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज, रिसीट को कैसे रिकॉर्ड करना है। सर देखें नॉन करंट एसेट है फर्नीचर, अब फर्नीचर एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन आनी है कि नहीं आनी, तो जवाब बता दें। कहता डेफर्ड एंड रिकॉग्नाइज, भाई जब आपको वो पैसे आपने कहा कैश डेबिट